Hello students, welcome to Bansal classes online. I am Jai Singh Suryavanshi. लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जहाँ पे हमने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था और हमने डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ एंड हार्मफुल अफेक्ट को डिस्कस किया था। हमने ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस किया था, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या अफेक्ट्स हैं। तो ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। सबसे फर्स्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, क्वेश्चन है एक, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन सॉइल की क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे नेचर के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंस बताई थी कि जब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है या ट्रीज़ को कट किया जाता है, तो जितनी भी सॉइल है जो कि प्लांट की रूट्स के थ्रू होल्ड होकर रहती है, वो सॉइल धीरे धीरे क्या हो जाती है, लूज। जब हम ट्रीज को कट करते हैं तो सॉइल कैसी हो जाती है, लूज। और लूज होने की वजह से कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से वो सॉइल उस जगह से हट जाती है। तो मीन्स उन सॉइल की जो अपर लेयर होती है, जो कि हाईली फर्टाइल लेयर होती है, उस सॉइल की लेयर का धीरे धीरे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही है, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं हम ह्यूमस। और ह्यूमस का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, जब भी प्लांट वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट डिकम्पोज होते हैं माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू, तब एक ब्लैकिश सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो उसी ब्लैकिश सॉइल को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमस। और इस ह्यूमस के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं इसी ह्यूमस में प्रेजेंट होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी ह्यूमस के बारे में पढ़ा था, हमने कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था। तो ह्यूमस क्या होती है, जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, फाइन लेयर होती है। और इसी फाइन लेयर की वजह से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। प्लांट से हमें काफ़ी यील्ड मिलता है, जितने भी क्रॉप्स होती है उनकी यील्डिंग अच्छी होती है। अगर यही ह्यूमस वाली लेयर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी सॉइल की, तो क्या होगा, जितने भी प्लांट्स है या फिर सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। अगर डेजर्टिफिकेशन होगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन, है ना। अगर प्लांट्स को कट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट ये लिखा है, जितनी भी सॉइल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर दे रखा है न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड टेक्सचर। जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट है और जितना भी टेक्सचर है वो भी चेंज होगा। साथ ही साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की कम हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो आप लिख सकते हैं सॉइल इरोजन, है ना, चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके बाद लिख सकते हैं रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये सब आप पॉइंट्स उसमें कवर कर सकते हैं। तो लिख लीजिए पॉइंट एक बार, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर लिया हमने क्वेश्चन की फॉर्म में। तो एक बार आप इसको अपने नोट्स में कवर कर लीजिए, लिख लीजिए, साथ के साथ ही लिखते चलिए, आपको बाद में वरना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लेक्चर्स डिलीवर होते जाएंगे और आप उनको सही से कवर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है उसके साथ ही साथ आपको लिखना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक बेटा पिक्चर दिख रही है आपको, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में
टाइगर के नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइगर इन इंडिया बाय रीजन। यहाँ कुछ रीजन दे रखे हैं और उनके साथ ही साथ वहाँ पे कितने टाइगर हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं। तो कर्नाटका में 406, उत्तराखंड में 340, तमिलनाडु में 229, मध्य प्रदेश में 208, महाराष्ट्र में 190 और सुंदरबन जो कि बंगाल में है यहाँ पर 76 नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो कि आपको बस दिखाने के लिए मैंने पिक्चर लगाई है। ये इसको कुछ आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो कुछ डेटा को तो नोट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ दे आर 48 टाइगर रिजर्व्स इंडिया। इंडिया के अंदर 48 टाइगर रिजर्व्स है जहाँ पर टाइगर को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो यही पढ़ रहे हैं हम, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है, हमने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। तो यहाँ पे लिखा है कि कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंडर्जर्ड प्लांट एंड स्पीशीज, एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जिनके नेचर में नंबर कम है। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, जिनकी नंबर कम है। जैसे प्लांट के कुछ ऐसा प्लांट हो सकते हैं जिसके नंबर कम है, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जिनके नेचर में नंबर कम है, तो उसे हम किस में कंसिडर करते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज में, है ना। किस में कंसिडर करेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज में। तो हर एक प्लांट, हर एक एनिमल की इंपॉर्टेंस है हमारे नेचर में। तो अगर एक भी प्लांट या एक भी एनिमल धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जितना भी इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डज द गवर्नमेंट कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट कैसे कंजर्व करती है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। तो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, और उन पॉलिसीज को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं या उन्हें ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, हमें पनिशमेंट मिलती है ना, या कुछ चार्जेस देना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोहिबिटेड है। अगर आप इन एक्टिविटीज़ को करते हैं, अगर आप फ्लोरा फुना को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो पनिशेबल ऑफेंस है ये। तो यहाँ पे लिखा है कटिंग डाउन ट्रीज, अगर आप ट्रीज को कट करते हैं तो भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ये प्रोहिबिटेड है ना। ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, अगर जानवरों को चराते हो आप किसी जगह पर जहाँ पर जर्मिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या है, ये प्रोहिबिटेड है। हंटिंग, जानवरों को मारते हैं, हंटिंग करते हो, शिकार करते हैं उनका। प्लांटेशन, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसे वाइल्ड प्लांट या फिर फॉरेस्ट प्लांट को कट करके दूसरे प्लांट्स को लगाया तो वो भी क्या है, ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। इसके बाद में पोचिंग, मतलब होता है किलिंग एंड कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स। अगर आप जानवरों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, मीट के लिए, लेदर के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पोचिंग। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम, तब तक के लिए इसको लिख लीजिए फटाफट से। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। हर एक ऑर्गेनिज्म की, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के नंबर डिस्टर्ब होते हैं तो पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। बात समझ में आई, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए। अगर एक भी किसी भी स्पीशीज के किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर कम होते हैं एनवायरनमेंट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होगा, फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है ना, बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये नोट्स, इसको डिस्कस करें हमने सारे पॉइंट्स, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलें आगे। ओके, इसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है लास्ट लेक्चर तो पहले उसको देखिए।
बायोस्फीयर क्या था, हमने बायोस्फीयर पढ़ा था कि बायोस्फीयर एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो भी इसी बायोस्फीयर में रहती है, और उनको जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर। तो पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स है, काफ़ी सारे एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। ये एक बायोस्फीयर का नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर, और इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन सा नेशनल पार्क है, तो सतपुरा नेशनल पार्क। साथ ही साथ में यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिनके नाम इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर है एक लार्ज एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। साथ ही साथ में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। बायोस्फीयर हम पढ़ चुके थे। बायोस्फीयर एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स, जितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, जितनी भी स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको कंजर्व करके रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ में वहाँ पर काफ़ी सारी जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है वो भी रहती हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, बायोस्फीयर हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज की फॉर्म में मिल सकता है आपको। साथ ही साथ मॉड्यूल में भी एमसीक्यूज की फॉर्म में मिलेगा। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर है। चले बेटा बढ़े आगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर्स की एग्जाम्पल दे रखे हैं, कहाँ कहाँ कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेटेड है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो आपको ये एक लिस्ट बना के नोट डाउन कर लेना है। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं इंडिया में, कौन कौन से बायोस्फीयर्स हैं इनके नाम आपको लर्न करने हैं। जैसे अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व दे रखा है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ना, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व केरला में लोकेटेड है, तमिलनाडु में। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। डिब्रू ये असम में लोकेटेड है। दिहैंग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेट निकोबार ये अंडमान में लोकेटेड है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में। कंचनजंगा ये सिक्किम में लोकेटेड है। मानस असम में लोकेटेड है। नंदा देवी बायोस्फीयर ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। नीलगिरी बायोस्फीयर ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में लोकेटेड है। नोकरेक मेघालय में लोकेटेड है। पंचमढ़ी अभी जो हमने पढ़ा पंचमढ़ी ये कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पर सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। पाना कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में है ना। शेषाचलम कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। और सिमलीपाल कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, टाइगर्स के लिए फेमस है। तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपको ये लिस्ट बना के नोट डाउन करना है इसी फॉर्म में है ना। तो जब भी आपको पढ़ना होगा तो आपको बार बार वीडियोस को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स में से पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। तो आपको नोट डाउन करना है, फटाफट कीजिए नोट डाउन। अलग अलग बायोस्फीयर है जिनका अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है, तो वही दे रखा है यहाँ पर। अमरकंटक मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगस्त्यमलाई केरला में लोकेटेड है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। डिब्रू असम में लोकेटेड है। दिहैंग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन गुजरात। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में लोकेटेड है। कंचनजंगा सिक्किम। मानस असम। नंदा देवी उत्तराखंड। नीलगिरी तमिलनाडु। नोकरेक मेघालय। पंचमढ़ी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। पाना इज इन
मध्य प्रदेश, शेषाचलम इज इन आंध्र प्रदेश, सिमलीपल उड़ीसा में लोकेटेड है और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो ये आपको लर्न करना है कि कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। अलग अलग बहुत सारी दे रखी है यहाँ पे लिस्ट आपको बायोस्फीयर्स की, जो कि अलग अलग स्टेट में लोकेटेड और काफ़ी पॉपुलर है। तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर है फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना एक टर्मिनोलॉजी है ना। फ्लोरा एंड फोना एक टर्मिनोलॉजी है। फ्लोरा और फोना का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर हम समझे फ्लोरा और फोना का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरा का मतलब होता है, फ्लोरा जो टर्मिनोलॉजी है वो प्लांट से रिलेटेड है ना। फ्लोरा टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड। और फोना टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, एनिमल्स। तो फ्लोरा और फोना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, उनको डिफाइन करती है। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि पंचमढ़ी जो कि एक बायोस्फीयर है, इनमें जितना भी फ्लोरा है या फिर फोना है, मतलब जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, या फिर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं। तो अलग अलग काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर में, जैसे टीक प्लांट है ना, और जैसे बैनियन ट्री, पीपल ट्री, तो काफ़ी सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ऐसे ही काफ़ी सारे एनिमल्स भी हैं यहाँ पर, जैसे बार्किंग डियर, चीता है ना, तो टाइगर, ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है फ्लोरा का मतलब, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसे ही फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी आपको प्लांट्स मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्लोरा, और एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल्स मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम फोना। तो ये टर्मिनोलॉजी है, फ्लोरा डिसाइड करती है प्लांट्स को ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एंड फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज द फोना ऑफ द एरिया। तो मतलब फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें उस रीजन क्या बोलेंगे, फोना। बात समझ में आई। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर रीजन में जितने भी प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स की स्पीशीज है, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोरा। और जितने भी एनिमल्स है उन्हें क्या बोलेंगे हम, फोना। तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स। यहां तक बात समझ में आ गई, फटाफट नोट डाउन कर लो उसको। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एंड फोना इज एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। जितने भी प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्लोरा, और जितने भी एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, फोना। तो फ्लोरा एंड फोना कई बार आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में दिख सकता है कि फ्लोरा मीन्स और फोना मीन्स, तो आप लिख सकते हैं कि फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है। तो कई बार आपको डिफाइन द टर्म करके क्वेश्चन आ जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ पे आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे देते हैं। तो वहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपको ये भी मिल सकती है, फ्लोरा या फोना। लिख लिया, बढ़े आगे, ठीक है। इसके बाद स्पीशीज क्या होती है। तो स्पीशीज क्या होता है, आपने देखे होंगे कि अलग अलग, हमने काफ़ी सारे पढ़ा है कि अलग अलग जीनस होते हैं, है ना, काफ़ी सारे जीनस होते हैं, और जीनस के अंदर काफ़ी सारी स्पीशीज होती है। बात समझ में आई। जीनस होता है और जीनस के अंदर एक स्पीशीज होती है। तो एक स्पीशीज हमेशा अपनी ही तरह की स्पीशीज के साथ में ब्रीड कर पाती है, अपनी ही स्पीशीज के साथ में रिप्रोडक्शन कर पाती है। बात समझ में आई ना। एक जीनस के अंदर एक स्पीशीज होती है, और स्पीशीज अपनी ही सेम स्पीशीज के साथ में इंटरब्रीड कर पाती है। तो मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर आर कॉल्ड एज स्पीशीज। ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में ब्रीड कर सकते हैं, है ना, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनसे क्या बोलेंगे हम, स्पीशीज, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इट मीन्स दैट ओनली मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर फर्टाइल एंड कैन गिव बर्थ टू फ्यूचर जनरेशन।
जब स्पीशीज जो होती है सेम टाइप की आपस में रिप्रोड्यूस करती है और बहुत सारी जनरेशन्स को बनाती है, बहुत सारी जनरेशन्स को प्रोड्यूस करती है, वही जनरेशन्स क्या होती हैं? ऑफस्प्रिंग। यहाँ तक बात समझ में आई ना? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मेंबर ऑफ अ स्पीशीज लुक लाइक ईच अदर एंड शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब स्पीशीज, आपको पता है कि जैसे एक स्पीशीज है तो एक स्पीशीज के बहुत सारे एनिमल्स है, वो सारे एनिमल्स कैसे होंगे? बिल्कुल एक जैसे, है ना? एक सेम स्पीशीज के जितने भी एनिमल्स हो कैसे होंगे? बिल्कुल सिमिलर, एक दूसरे की तरह दिखते हैं। जितने भी प्लांट्स होंगे एक ही स्पीशीज के, वो भी कैसे होंगे? बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे के। तो जितनी भी स्पीशीज होती हैं, अगर एक तरह की जितनी भी एक स्पीशीज के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स कैसे होंगे? बिल्कुल सिमिलर। एक स्पीशीज के जितने भी प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल सिमिलर। तो स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी लिखी हुई यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में आपको मिल सकती है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी स्पीशीज के नंबर एनवायरनमेंट में कम होते जा रहे हैं, डिमिनिश होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रही है जो स्पीशीज, उसे क्या बोलते हैं हम? एंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब जो भी स्पीशीज डेंजर में है उन्हें क्या बोलेंगे हम? एंडेंजर्ड स्पीशीज। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, स्पीशीज समझ में आ गया? स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पीशीज, है ना? तो अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्पीशीज, है ना? तो स्पीशीज कैसे होते हैं? जितने भी स्पीशीज होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे दो डॉग है, दो डॉग की स्पीशीज है, सेम स्पीशीज, तो वो कैसे होंगे? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, है ना? और दोनों ही क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेनिस को जनरेट कर सकते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेटा प्रोजेनिस, है ना? जो रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू जनरेशन बनती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑफस्प्रिंग। फिर इसके बाद में एंडेंजर्ड स्पीशीज समझ में आया, है ना? क्या होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज? द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जो भी स्पीशीज डेंजर में है, एक्सटिंक्ट होने की पोजीशन में है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? स्पीशीज क्या होते हैं और एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं? फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया आपने? बढ़े आगे? चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दूसरा जो टाइप है स्पीशीज का वो है एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है बेटा? जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक स्पीशीज। बहुत सारी ऐसी डिजीज भी होती हैं जो कि एंडेमिक डिजीज होती है, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक डिजीज। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है। ऐसी स्पीशीज, चाहे प्लांट की स्पीशीज हो, चाहे एनिमल्स की स्पीशीज हो, ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक स्पीशीज। तो वो एंडेमिक रीजन्स क्या हो सकते हैं? एक जोन भी हो सकता है, मतलब एक एरिया भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, या फिर एक कंट्री भी हो सकती है। मतलब एक स्पेसिफिक जोन में प्रेजेंट होने वाले एनिमल्स को भी एंडेमिक स्पीशीज कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, एक स्टेट में प्रेजेंट होने वाली एक स्पेसिफिक स्पीशीज को भी हम एंडेमिक स्पीशीज में रख सकते हैं। इसके बाद में एक कंट्री के अंदर जितने भी पर्टिकुलर एनिमल्स है या पर्टिकुलर प्लांट्स है जो कि इसी कंट्री में प्रेजेंट है, अदर कंट्रीज में नहीं है, तो उसे भी हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? एंडेमिक स्पीशीज में। तो ये बात समझ में आ गई? एंडेंजर्ड स्पीशीज अलग होती है और एंडेमिक स्पीशीज अलग होती है ना? एंडेंजर्ड क्या थी? जो कि
एक्सटिंक्शन के डेंजर में थी, है ना, जो कि धीरे धीरे खत्म हो रही थी, उन्हें क्या बोल रहे थे हम, एंडेंजर्ड स्पीशीज। और एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, जिनके नंबर या जिनकी पॉपुलेशंस जो है एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती है ना, ऐसी स्पीशीज चाहे प्लांट स्पीशीज हो चाहे एनिमल स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होती है। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ दी एंडेमिक स्पीशीज आर नॉट फाउंड एवरीवेयर एल्स नेचुरली। ये भी अभी डिस्कस किया कि एंडेमिक स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, ये हर जगह देखने को हमें नहीं मिलती, दे आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। ओके, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जैसे जो हमने पढ़ा था पंचमढ़ी बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर पढ़ा था ना हमने, जो कि एमपी में, मध्य प्रदेश में। और इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी दो तरह की जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और साथ ही साथ एक नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क पढ़ा था हमने, भूल गए? साथ के साथ में याद किया करो। हमने पढ़ा था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर में क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क। और यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर अलग अलग टाइप की जो है फ्लोरा और फोना प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर रीजन में अलग टाइप के प्लांट है, अलग टाइप के जो है एनिमल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसी फ्लोरा और फोना को रिजर्व करने के लिए ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे एंडेमिक फ्लोरा क्या है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, तो एंडेमिक मतलब जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन, पंचमढ़ी रीजन के अंदर जो प्लांट प्रेजेंट है उन्हें क्या बोल रहे हैं, एंडेमिक फ्लोरा। बात समझ में आई? क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं बस पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही कंजर्व हैं और कहीं नहीं देखने को मिलते हैं हमें, ये बस पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन क्या है वो प्लांट्स, ये है साल एंड वाइल्ड मैंगो। तो मैंगो की एक वैरायटी है साल एंड वाइल्ड मैंगो जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर में देखने को मिलते हैं और ये एंडेमिक स्पीशीज के अंदर इंक्लूडेड है, एंडेमिक फ्लोरा में है। बात समझ में आई? तो एंडेमिक फ्लोरा का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होने वाले प्लांट्स। तो पर्टिकुलर रीजन कौन सा है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं जो कि एंडेमिक प्लांट है, वो है साल एंड वाइल्ड मैंगो। बात समझ में बेटा? फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने अलग अलग कैटेगरी पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ा एंडेंजर्ड स्पीशीज, सेकंड हमने पढ़ा एंडेमिक स्पीशीज, है ना। दोनों में कंफ्यूज मत होना, कई बार एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया आपने। इसके बाद कुछ और स्पीशीज दे रखी होगी आपको, आप अगर मॉड्यूल देखेंगे तो मॉड्यूल में कुछ और स्पीशीज दे रखी है, जैसे रेयर स्पीशीज। तो रेयर स्पीशीज क्या होती है, रेयर स्पीशीज मतलब जिसके नंबर काफी कम है, जिसके नंबर काफी कम है उन्हें क्या बोलेंगे हम, रेयर स्पीशीज। तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख सकता है, जैसे गोल्डन कैट, है ना, इंडियन पाइड हॉर्नबिल, ये कुछ एग्जाम्पल आपको वहाँ पे दिख सकते हैं। इसके बाद में एक और स्पीशीज दे रखी होगी आपको, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब होता है जो कि डिसअपियर हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना, लुप्त हो चुकी है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है और एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जैसे डायनासोर, डायनासोर पहले थे हमारी अर्थ पे, लेकिन अब कैसे हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो ये कुछ आपको मॉड्यूल में और स्पीशीज मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, लिख लिया होगा ये आपने। इसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सुरंग भी क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ में उनको सुटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ब्रीड कर सके, है ना, उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी जो हैबिटेट है उनमें डिस्टर्बेंस ना हो,
लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये जू से बिल्कुल अलग होती हैं। जू क्या होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स को रिजर्व रखा जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिफरेंट। तो इसके बाद में कुछ और दे रखा है यहाँ पे कि पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन, जो भी लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि लोग भी रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, तो जो लोग रहते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हैं। पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन, है ना। तो ग्रेज लाइफ स्टॉक, जितने भी कैटल्स हैं उनको उनकी ग्रेजिंग करा सकते हैं, लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं। इसके बाद में सेकंड लिखा है यहाँ पे कलेक्ट फायरवुड, जितनी भी फायरवुड है उनको कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं फॉरेस्ट में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड लिखा है एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड, कौन सी एक्टिविटीज जो है वो प्रोहिबिटेड है, ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में फायरवुड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज को किया जा सकता है। कौन सी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, तो किलिंग ऑफ एनिमल्स, पोचिंग नहीं कर सकते हैं। सेकंड दे रखा है यहाँ पे कैप्चरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पकड़ भी नहीं सकते हैं, ना ही उनकी हंटिंग कर सकते हैं। थर्ड दे रखा है दीज एक्टिविटीज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पनिशेबल बाय लॉ, जितनी अगर इनमें से कोई भी आप एक्टिविटीज करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, गवर्नमेंट के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड है, तो अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है वो, और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। बात समझ में आई ना। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि उनका जो है उनको एक सूटेबल लिविंग कंडीशंस मिल सके, और साथ ही साथ में उनके नंबर इंक्रीज हो सके। ठीक है ना। जू, लेकिन जू में क्या होता है, जू में एनिमल्स को रखा जाता है, साथ ही साथ में उनके हैबिटेट जो है वहाँ पे डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है। यहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है, लेकिन एक जोन होता है जिसके जिसके अंदर एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जो ये लोग रहते हैं यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पास, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं यहाँ पर, तो ग्रेजिंग कर सकते हैं, जानवरों को चरा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में फायरवुड को कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। कुछ मेडिसिनल प्लांट है उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पे नहीं किया जा सकता, तो किलिंग नहीं कर सकते एनिमल्स को मारा नहीं जा सकता, ना ही उनकी हंटिंग की जा सकती है, ना ही उन्हें पकड़ा जा सकता है। साथ ही साथ में अगर इन एक्टिविटीज जो करते हैं, इन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज को किया जाता है किसी के भी थ्रू, तो उसे पनिशमेंट मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, लॉज के थ्रू। बात समझ में आई ना। लिख लिया आपने, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखते जाओ साथ में। ठीक है बेटा, लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। तो साथ ही साथ में एक प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि इंडिया के अंदर अराउंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। इंडिया में अराउंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। उनमें से जो सेंचुरी है वो कुछ सेंचुरीज जो है उनमें 50 टाइगर रिजर्व्स है ना। मतलब इनमें से जो आप इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप देख रहे हैं 543, इनमें से 50 जो है वो टाइगर रिजर्व्स है। यहाँ पर टाइगर्स का कंजर्वेशन किया जाता है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि टाइगर्स के नंबर जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं हंटिंग की वजह से। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, एक इनिशिएटिव तैयार किया जिसे बोलते हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट। तो इसी टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ना। तो कुछ रिजर्व्स बनाए गए हैं जिन्हें बोलते हैं हम टाइगर रिजर्व्स, जहाँ पे टाइगर्स को एक सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी मेंटेनेंस हो, साथ ही साथ में उनके नंबर भी इंक्रीज हो सके। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको जिम कॉर्बेट पार्क,
है ना। जिम कॉर्बेट पार्क जो कि एक पुराना नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है ना। जिम कॉर्बेट पार्क टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पे लिखा हुआ है। जिम कॉर्बेट पार्क वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट पार्क इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये उत्तराखंड में, है ना। इसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे लिखा है टाइगर प्रोजेक्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट टाइगर। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव तैयार किया, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, जितने भी टाइगर्स है उनका सर्वाइवल, साथ ही साथ में उनका मेंटेनेंस। इसके बाद में काफ़ी सारी और, जैसे हमने यहाँ पर देखा जिस टाइगर रिजर्व है जहाँ पर टाइगर्स को रिजर्व किया जाता है, ऐसे ही कुछ बर्ड सेंचुरीज भी हैं जहाँ पर बर्ड्स को कंजर्व किया जाता है ना, बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बर्ड्स की स्पीशीज़ भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है। काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं बहुत रेयर है, तो इसी वजह से उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो एक नेशनल पार्क का नाम दिख रहा हो, केवला देवी नेशनल पार्क। तो केवला देवी नेशनल पार्क के अंदर आपको बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है ना। तो ये भी फेमस है बर्ड्स के लिए, केवला देवी नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी एक टाइप की। इसके साथ में कुछ और अदर पर्टिकुलर स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए भी अलग अलग सेंचुरी तैयार की गई है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक जवाई लेपर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए टाइगर सेंचुरीज हैं, बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए भी काफ़ी सारी सेंचुरीज है, काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए भी काफ़ी सारी सेंचुरीज बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे जवाई लेपर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ऐसे ही जो केवला देवी नेशनल पार्क है ये बर्ड्स के लिए फेमस है ना। ऐसे ही जितने भी ये जिम कॉर्बेट पार्क दिख रहा है आपको, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, जो कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। और 543 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसमें से 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो टाइगर को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे टाइगर्स के नंबर कम होते जा रहे हैं उनकी हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से, स्किन की वजह से। तो इसीलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव तैयार किया जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके अंडर जितने भी टाइगर्स हैं इंडिया में उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके लिए रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे उनके नंबर जो है मेंटेन किए जा रहे हैं कि ताकि वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करें और इन फ्यूचर वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? फटाफट लिखो उसको, फटाफट। ठीक है बेटा, किया नोट डाउन, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है बेटा नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं ये भी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया था कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, साथ ही साथ में वहाँ पर अगर कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसको भी क्या किया जाता है, कंजर्व। तो इसीलिए जितने भी नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउ होती है, टूरिज्म अलाउ होता है, लेकिन एनिमल्स के जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो नेशनल पार्क्स आर लार्ज forest reserve that attempts to preserve the entire ecosystem within the area including the landscape, flora, fauna and historical object of the area। जितना भी फ्लोरा फोना है, जितने भी प्लांट्स हैं उसके, जितने भी एनिमल्स हैं, साथ ही साथ में हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को भी वहाँ पे क्या किया जाता है, कंजर्व। तो सतपुरा नेशनल पार्क पढ़ा था हमने इसके पहले कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर है उसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इंडियन टीक देखने को मिलता है, साथ ही साथ में जितने भी प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस हैं उनके एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पे रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो रहा करते थे। तो ये सब कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में प्लांट्स, एनिमल, है ना, ये सब, इन सब चीज़ों को एक नेशनल पार्क के अंदर कंजर्व किया जाता है। तो नेशनल पार्क हर चीज़ को कंजर्व कर देते हैं। एक
लार्ज एरिया होता है जिसके अंदर लैंडस्केप, फ्लोरा, फोना, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, इन सबको कंजर्व किया जाता है। तो एक एग्जांपल दे रखा है नीचे सतपुरा नेशनल पार्क का, जो कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। बात समझ में आई ना बेटा? इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर टीक देखने को मिलता है, इंडियन टीक, साथ ही साथ में रॉक शेल्टर देखने को मिलते हैं जो कि प्री हिस्टोरिकल ह्यूमंस के एविडेंस है। जितने भी पहले के ह्यूमंस थे वो रॉक शेल्टर में रहते थे, तो उनके एविडेंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए बेटा। समझ में आया ना? नेशनल पार्क में क्या होता है, सेंचुरीज में क्या होता है ना? सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज देखी हमने, टाइगर रिजर्व देखी हमने। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, लेकिन सब एनिमल्स को या प्लांट्स को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, क्योंकि हर एक स्पीशीज ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यहाँ पे कुछ आपको नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। टॉप 10 ऑफ दीज नेशनल पार्क्स इंक्लूड, कुछ टॉप 10 पार्क्स दे रखे हैं आपको इम्पोर्टेंट, जो कई बार आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में मिल सकता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट 10 नेशनल पार्क दे रखे हैं। यहाँ पे जितने भी टॉप 10 पार्क्स हैं उनके नाम दे रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अभी हमने डिस्कस किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड में। ऐसे ही काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में लोकेटेड है। ऐसे ही गिर फॉरेस्ट, ये गुजरात में लोकेटेड है। सुंदरबन, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सतपुरा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ऐसे ही इराविकुलम नेशनल पार्क, ये केरला में लोकेटेड है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ऐसे ही सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में लोकेटेड है, और सरिस्का नेशनल पार्क भी बर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है और टाइगर्स के लिए। कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क भी टाइगर्स के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये। और रणथंभौर नेशनल पार्क भी टाइगर्स के लिए फेमस है, ये भी राजस्थान में लोकेटेड है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर नेशनल पार्क के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है दे आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 104 नेशनल पार्क्स हैं। तो कुछ टॉप 10 नेशनल पार्क के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। काजीरंगा असम में, गिर फॉरेस्ट गुजरात में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सतपुरा मध्य प्रदेश में, इराविकुलम केरला में, पेंच मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो कि टाइगर्स के लिए फेमस है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि टाइगर सेंचुरी है, टाइगर के लिए फेमस है ये। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसलिए एक बार इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखे हैं। काफ़ी सारे नहीं दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में, तो नोट कर लीजिएगा इसलिए, ताकि बार बार आपको वीडियो प्ले ना करना पड़े, क्योंकि कई बार इतने सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो नेट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, नेट नहीं मिल पाता है, या फिर बार बार फ़ोन नहीं चला पाते हैं, मन नहीं करता है बार बार फ़ोन में वीडियो से स्टडी करने का। तो इसलिए आप लिख लो ताकि आपको जब भी स्टडी करना हो तब आप सीधे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, है ना। इतना डेटा भी नहीं रहता है फ़ोन में, क्योंकि काफ़ी डेटा इन्हीं लेक्चर्स को देखने में निकल जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से सुनिए, अपना ध्यान रखिए, बाहर कम निकलिए और हाइजीन मेंटेन कीजिए अपने आसपास। तब तक के लिए गुड लक।